जब हम गंगा का नाम सुनते हैं तो अक्सर उसे बस एक नदी ही समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये इसकी विशालता को कम करके आंकना है। असल में ये एक जीती जागती प्रणाली है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसे हजारों छोटी बड़ी धाराएं और नदियां मिलकर बनाती हैं। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक महान नदी को जन्म देती हैं। चलिए सबसे पहले इसके पैमाने को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी है। गंगा बेसिन यानी वो पूरा इलाका जिसका पानी बहकर गंगा में आता है, वो 65.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर है। जरा सोचिए, ये नंबर हमें एक झटके में बता देता है कि ये नदी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की धड़कन है। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में और आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है। सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक छोटी नदी है जो अपना पानी एक बड़ी नदी में मिला देती है। और गंगा की कहानी असल में इन्हीं अनगिनत सहायक नदियों की कहानी है जो अपना सब कुछ देकर उसे इतना विशाल बनाती हैं। तो आज हमारे इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम नदी के जन्म से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे बड़ी होती जाती है, इसके विनाशकारी रूप को भी समझेंगे, फिर इसे काबू करने की इंसानी कोशिशों को जानेंगे और आखिर में इसे समंदर तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पहाड़ों में बहुत ऊंचाई से, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात के साथ। जिस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं, वो उस नाम से शुरू ही नहीं होती। तो गंगा का जन्म असल में दो नदियों के मिलने से होता है। पहली मुख्य धारा है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। जब ये बहते बहते देवप्रयाग पहुंचती है तो वहां ये एक और शक्तिशाली नदी अलकनंदा से मिलती है। और बस इसी पवित्र संगम के बाद इस मिलीजुली धारा को नाम मिलता है गंगा। अब जैसे ही गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है, ये पानी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दो अलग अलग परिवारों से आती हैं, एक उत्तर से और दूसरी दक्षिण से, और दोनों का स्वभाव बिल्कुल जुदा है। गंगा को दो तरह की नदियां बड़ा बनाती हैं। एक तरफ है बाएं किनारे की नदियां जो हिमालय से उतरती हैं। ग्लेशियर और मानसून की बारिश की वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। तो दूसरी तरफ है दाएं किनारे की नदियां जो पठारी इलाकों से आती हैं और ज्यादातर बारिश के पानी पर ही निर्भर करती हैं। यही दोहरा चरित्र गंगा सिस्टम को इसकी अनोखी ताकत देता है। और इन दाएं किनारे की सहायक नदियों में एक तो महानायिका है, यमुना। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी नदी है। कमाल की बात यह है कि ये गंगा के साथ साथ एक जुड़वा बहन की तरह 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा बहती है, और इस दौरान चंबल, बेतवा और केन जैसी अपनी खुद की सहायक नदियों से पानी इकट्ठा करती है और फिर जाकर गंगा से मिलती है। और ये शानदार मिलन होता है प्रयागराज में, जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। यहाँ भूरे रंग की गंगा और हरे रंग की यमुना का पानी बिल्कुल अलग अलग दिखता है। वाकई एक अविश्वसनीय नज़ारा है ये, और भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक भी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक तीसरी पौराणिक नदी सरस्वती भी अदृश्य रूप से उनसे मिलती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। यही जीवन देने वाली नदी कभी-कभी विनाश की एक भयानक ताकत भी बन जाती है। कुछ सहायक नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि दुख और शोक भी लेकर आती हैं। इस कहानी का पहला किरदार है दामोदर। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इतिहास में बंगाल के मैदानी इलाकों में इतनी भयंकर बाढ़ लाती थी कि लोगों ने इसे बंगाल का शोक नाम दे दिया। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं था, ये लोगों का जिया हुआ सच था। ये जो लोकगीत आप देख रहे हैं, ये उसी निराशा और प्रार्थना को दिखाता है जो हर साल बाढ़ के साथ आती थी। लोग नदी से थोड़ी रहम की भीख मांगते थे। और फिर है कोसी, जो शायद दामोदर से भी ज्यादा खतरनाक और मनमौजी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने के लिए कुख्यात है। तो कोसी इतनी विनाशकारी क्यों है? इसका राज छिपा है इसके भूगोल में। ये नए और नाजुक हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती है। ये गाद नदी के तल में जम जाती है, जिससे नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। नतीजा, पिछले 250 सालों में ये नदी अपना रास्ता 120 किलोमीटर तक बदल चुकी है और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गई है। तो ये सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है।
जब प्रकृति की ताकत इतनी जबरदस्त हो तो इंसान क्या करे, उसे कैसे काबू में करे? तो अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए दामोदर की कहानी पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसानी इंजीनियरिंग ने एक पूरी नदी का भाग्य ही बदल दिया। इस चुनौती का जवाब था इंसानी सूझबूझ। साल 1948 में आज़ाद भारत ने दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की। ये अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी से प्रेरित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कई बांध बनाए गए जिससे न सिर्फ बाढ़ पर काबू पाया गया बल्कि सिंचाई और बिजली बनाने का रास्ता भी खुल गया। और इस तरह जो कभी बंगाल का शोक था वो भारत का रूर बन गया, एक बड़ा औद्योगिक केंद्र। अब तक गंगा एक विशाल नदी बन चुकी है जो अनगिनत सहायक नदियों से भरी पूरी है। तो चलिए अब हम इसके 2525 किलोमीटर लंबे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये समंदर तक कैसे पहुंचती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की जगह पर एक बहुत अहम मोड़ आता है। यहाँ पहुंचकर गंगा दो हिस्सों में बंट जाती है। एक शाखा, जिसे हम हुगली कहते हैं, वो दक्षिण की तरफ मुड़कर कलकत्ता से होते हुए बहती है, लेकिन जो मुख्य धारा है वो पूरब की ओर बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ उसे एक नया नाम मिलता है, पद्मा। और बांग्लादेश में ये कहानी और भी भव्य हो जाती है। पद्मा में एक और विशाल नदी आकर मिलती है, जमुना, जो असल में ब्रह्मपुत्र नदी ही है। और फिर आगे जाके मेघना नदी भी इनमें शामिल हो जाती है। इन तीन शक्तिशाली नदियों की मिलीजुली ताकत दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा डेल्टा। और फिर ये सारा पानी बंगाल की खाड़ी में समा जाता है। तो हमने गंगा को भागीरथी के रूप में जन्म लेते देखा, सहायक नदियों से विशाल होते देखा, शोक और वरदान दोनों बनते देखा, और आखिर में समंदर में मिलते हुए भी देखा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये नदी प्रणाली जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है, आज आबादी और क्लाइमेट चेंज के भारी दबाव में है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इसका क्या होगा, और इसका जवाब कहीं न कहीं हम सब पर निर्भर करता है।